हे मातृभूमि, तुझे भूलकर जीना भी मरना है और तुझे याद कर मरना भी जीना है। इन पंक्तियों के साथ आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत। हम कक्षा नवम के अंतर्गत 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। 1857 की क्रांति के प्रथम भाग में हमने इस क्रांति की पृष्ठभूमि को जाना था कि इस क्रांति को किस प्रकार से हमारे देश में शुरुआत मिली, किस प्रकार से ये क्रांति शुरू हुई। तो क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले हम पुनः स्मरण करेंगे। यह क्रांति सर्वप्रथम भारत में मेरठ से शुरू होती है। 10 मई 1857 क्रांति समय से पहले ही शुरू हो जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, जो कि वर्तमान बंगाल में है, वहां के एक सैनिक मंगल पांडे द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया जाता है और विद्रोह कर दिया जाता है। वो वहां पे 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। क्रांति धीरे धीरे पूरे देश में शुरू हो जाती है और इससे हमारा राज्य है राजस्थान, वो भी अछूता नहीं रहता है। उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरनपुरा, देवली और नीमच, ये 6 सैनिक छावनियां यहाँ पे थी। इनमें से ब्यावर और खेरवाड़ा है, वहां कोई विद्रोह नहीं होता, बाकी सभी जगह विद्रोह होता है। ब्यावर और खेरवाड़ा में विद्रोह न होने का कारण वहां के मेघ और जो भील थे उनकी टुकड़ियां थी और वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने में उनको कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो मांसाहारी थे। इसलिए ब्यावर और खेरवाड़ा में न होकर अन्य सभी जो सैनिक छावनियां थी वहां पे इस क्रांति का शुरुआत होती है। तो हमने पहले भाग में एरनपुरा में और नीमच में जो बिगुल होता है क्रांति का या विद्रोह होता है उसके बारे में जाना था। आज हम एरनपुरा छावनी का विद्रोह है उसके बारे में पढ़ेंगे। एरनपुरा जो वर्तमान में पाली जिले के अंतर्गत स्थित है, आजादी से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व एरनपुरा छावनी है, वो सिरोही राज्य के अंतर्गत आती थी। एरनपुरा में विद्रोह किस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है और किस प्रकार से विद्रोह होता है इसके बारे में जानेंगे। हमने पहले भाग में पढ़ा था कि अंग्रेजों ने राजस्थान पर नियंत्रण करने के लिए एक राजपूताना रेजिडेंसी का निर्माण किया था या बनाई थी और उसका मुख्यालय अजमेर था। अब अंग्रेजों ने इसका एक और मुख्यालय माउंट आबू में बनाया, जो कि ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय था माउंट आबू में, और मुख्य रूप से जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एक एजीजी जो मुख्यालय पर बैठता था, जिसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अर्थात उस समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। भारत का गवर्नर जनरल उस समय था लॉर्ड कैनिंग। इस प्रकार से गवर्नर जनरल जिस राज्य में अंग्रेजों का शासन होता था वहां पर एक रेजिडेंसी की स्थापना कर वहां पे एक एजीजी को स्थापित कर देते थे, वहां पे रख देते थे, जो ध्यान रखता था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था वो माउंट आबू में था। अब जब उसे भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत की खबर मिलती है तो वो भागकर अजमेर आ जाता है और उस समय मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक जिनका नाम था तख्त सिंह। मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह। तख्त सिंह को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस द्वारा पत्र लिखकर एक सेना, जोधपुर लीजियन जिसे कहा जाता था, उसको माउंट आबू के जो मुख्यालय है वहां पर ध्यान रखने के लिए भेजने की आदेश दिया जाता है। तो महाराजा तख्त सिंह है वो जोधपुर लीजियन को मारवाड़ से माउंट आबू के लिए भेज देते हैं। मारवाड़ के जो ये जोधपुर लीजियन थी उसमें मारवाड़ के सैनिक थे, उन्हें पूर्बिया सैनिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्बिया सैनिक। और ये सैनिक वहां जाकर माउंट आबू में रक्षा करने की बजाय, छावनी की रक्षा करने की बजाय, मुख्यालय की रक्षा करने की बजाय वहीं पे सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है।
इस प्रकार से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का जो दाव है वो उल्टा पड़ जाता है और सैनिक है वो माउंट आबू में विद्रोह कर देते हैं। ये विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857। तो इस प्रकार से जो एरनपुरा छावनी है उसका जो विद्रोह है उसकी शुरुआत होती है वो माउंट आबू से होती है। उसके पश्चात सैनिक है 2 दिन बाद में एरनपुरा पहुंचते हैं और एरनपुरा में भी एरनपुरा छावनी को लूट लिया जाता है और वहां का एक सैनिक जिसका नाम शिवनाथ सिंह था उसके नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए, मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने, जो कि एरनपुरा छावनी के ही एक सैनिक थे। इनके नेतृत्व में जो क्रांतिकारी होते हैं वो यहाँ से सीधे दिल्ली की ओर जाते हैं, रवाना होते हैं। लेकिन उस समय बीच में आहुआ पड़ता है। आहुआ जो वर्तमान में पाली में है, वहां के ठाकुर थे उस समय कुशाल सिंह, और कुशाल सिंह क्रांतिकारियों को अपने यहाँ शरण देते हैं, अपने यहाँ ठहराते हैं, उनको बताते हैं कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर आहुआ से भी इस विद्रोह की शुरुआत कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मारवाड़ के अंदर 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का बड़ा केंद्र था वो था आहुआ, और यहाँ से इस की शुरुआत होती है ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। कब होती है? 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह है वो विद्रोह कर देते हैं और अंग्रेजों को भयभीत कर देते हैं। अब अंग्रेज देखते हैं कि क्रांतिकारियों के अंदर जागृति आ गई है। उस समय ठाकुर कुशाल सिंह जो कि क्रांतिकारियों का नेतृत्व करते हैं, वहां पर एक मंदिर भी होता है जो सुगाली माता का मंदिर होता है, और वहां पे भगवान शिव का एक मंदिर होता है कामेश्वर मंदिर, जो आहुआ में ही है। और ये जो सुगाली माता है ये क्रांतिकारियों की उस समय 1857 की क्रांतिकारियों के समय, क्रांति के समय सुगाली माता है वो उनकी आराध्य देवी थी, ठाकुर कुशाल सिंह की आराध्य देवी थी। कहते हैं इस मंदिर के बारे में कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में चला जाता था दर्शन करने के लिए देवी माँ के, वो क्रांतिकारी बन जाता था। उसमें देश प्रेम की भावना भर जाती थी, विद्रोह की भावना भर जाती थी। सुगाली माता को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। 10 सिर और 54 हाथ, इसे माँ काली का अवतार माना जाता है। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ की जो मंदिर है उसको तोड़ दिया था और इस मूर्ति को कोलकाता म्यूजियम में लेके चले गए थे। अभी 2018 में ये वापस पाली के जो बांगड़ म्यूजियम है वहां पे इस मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया है। अब आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा क्रांति का नेतृत्व आहुआ में किया जाता है, तो अंग्रेज भयभीत होकर जो उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो, और मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है, मारवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट उस समय होता है मेंग मोसन। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उसका नाम होता है मेंग मोसन। मेंग मोसन और पैट्रिक लॉरेंस की संयुक्त सेना दोनों आती है और चेलावास का युद्ध करती है। उससे पहले एक और युद्ध होता है जो होता है बिथोड़ा का युद्ध। ये बिथोड़ा का युद्ध है 8 सितंबर 1857 को होता है। उस समय महाराजा होते हैं तख्त सिंह, और तख्त सिंह के 2 सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है अनार सिंह और अन्य होता है हितकोट, जो अंग्रेज होता है हितकोट। अब अनार सिंह को सैन्य टुकड़ी देकर ठाकुर कुशाल सिंह के खिलाफ मारवाड़ का शासक है वो तख्त सिंह भेजता है, क्योंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तख्त सिंह को आदेश देता है कि अपनी सैनिक टुकड़ी भेजे। अनार सिंह और की सेना की टुकड़ी और ठाकुर कुशाल सिंह के क्रांतिकारियों के बीच में बिथोड़ा, जो वर्तमान में पाली में है, वहां पे 8 सितंबर 1857 को एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, जिसमें बिथोड़ा के युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय हो जाती है। उसके पश्चात स्वयं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से चेलावास का युद्ध होता है, जिसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से, और जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होता है पीए होता है मेंग मोसन, वो अपनी सेना की टुकड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं चेलावास नामक स्थान पर और क्रांतिकारियों से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में भी क्रांतिकारियों की विजय होती है, अर्थात बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध है वो क्रांतिकारियों द्वारा
जीत लिए जाते हैं, जिससे क्रांतिकारियों में एक नया उत्साह बढ़ता है और ठाकुर कुशाल सिंह को भी जोश आता है कि अब ये क्रांति सफल होने ही वाली है। चेलावास के युद्ध को अन्य और नामों से भी जाना जाता है। इसे गोरे और कालों का युद्ध भी कहा जाता है, गोरे और कालों का युद्ध के नाम से भी, क्योंकि गोरे अंग्रेजों के बीच में और क्रांतिकारियों के बीच में युद्ध था, इसलिए इसके। और जो पीए होता है मेंग मोसन, वो मारा जाता है, जो क्रांतिकारी होते हैं उसकी गर्दन या उसको मारकर आउवा के किले पर उसको लटका देते हैं। इस की जो कब्र है मेंग मोसन की कब्र, वो अभी भी आउवा में ही है और इसे ऊंटों की कब्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब उसको दफनाया गया था तो उसके साथ में ऊंट को भी दफन किया गया था, इसलिए इसको ऊंटों की कब्र भी कहा जाता है। और कहते हैं कि राजस्थान की जो पशु पालक प्रजाति जाति है राइका देवासी, वो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं ऊंटों की कब्र। किसे कहा जाता है? मेंग मोसन की जो कब्र है उसको ऊंटों की कब्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से बिथोड़ा और चेलावास के युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय से क्रांतिकारियों में एक नया उत्साह होता है और अंत में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो परेशान होकर 2 सैनिक टुकड़ियां, जिसको सिंह सेना का गठन करता है, अर्थात पालनपुर की और नसीराबाद की 2 टुकड़ियां हैं, उन 2 टुकड़ियों का गठन करता है विलियम बेंटिक द्वारा। और 2 संयुक्त जिसको सैनिक जो थे वो नसीराबाद की टुकड़ी से थे और पालनपुर की टुकड़ी से थे, जिसको संयुक्त सेना के नाम से जाना जाता है। और कर्नल जो होम्स है वो इस सेना का नेतृत्व करता है, होम्स, कैप्टन होम्स। अब ये सेना बड़ी हो जाती है, इसमें नसीराबाद और पालनपुर की सेना होती है, इस कारण से और क्रांतिकारियों को कोई विशेष मार्गदर्शन नहीं होता है, जिसके कारण से क्रांतिकारी हार जाते हैं और इस प्रकार से आउवा की जो क्रांति है उसको दमित कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इस प्रकार से 20 जनवरी 1858 को होम्स की विजय हो जाती है, 20 जनवरी 1858 को, और आउवा पे पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, क्रांतिकारियों का दमन कर दिया जाता है और ठाकुर कुशाल सिंह है वो कोठारिया चले जाते हैं। उस समय कोठारिया राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है वर्तमान में, और यहाँ के जो शासक थे उस समय उसका नाम था जोत सिंह, जिनको जोत सिंह के नाम से भी जानते हैं। वो कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण देते हैं और अपने यहाँ ठहराते हैं। उसके बाद में कुशाल सिंह है वो नीमच चले जाते हैं और 1860 में वहीं से अंग्रेजों के समक्ष अपना समर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं और 1864 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। उनकी जांच के लिए कि भाई वो इस क्रांति के अंदर क्रांतिकारियों के सहयोगी है या नहीं, इसके लिए एक आयोग का भी गठन किया गया था, जिससे टेलर आयोग के नाम से जाना जाता है। टेलर आयोग का गठन कर उनके खिलाफ जांच भी बैठाई गई थी। तो इस प्रकार से ये एरनपुरा चांदी का विद्रोह होता है, आउवा का विद्रोह होता है और सुगाली माता के बारे में हमने जाना। आगे हम जानेंगे 1857 की क्रांति का कोटा में किस प्रकार से विद्रोह होता है। तो कोटा विद्रोह के बारे में हम जानेंगे, कोटा का विद्रोह किस प्रकार से होता है। कोटा विद्रोह, कोटा का विद्रोह होता है राजस्थान का जो सबसे बड़ा विद्रोह केंद्र था वो कोटा था। जिस प्रकार से मारवाड़ का सबसे बड़ा जो विद्रोह केंद्र था वो आउवा था, इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे बड़ा जो केंद्र था वो कोटा था। कोटा का जो विद्रोह था वो सबसे बड़ा विद्रोह कहलाता है और यहाँ पे आम जन भी इस विद्रोह में सम्मिलित हुए। एक मात्र ऐसा विद्रोह जिसमें आम जन भी सम्मिलित हुए और इस जो विद्रोह है इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को होती है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा विद्रोह की शुरुआत होती है। इस यहाँ का शासक उस समय था महाराज राम सिंह द्वितीय, जो उस समय कोटा का शासक था। और महाराजा राम सिंह द्वितीय था वो अंग्रेजों का वफादार था। अंग्रेजों ने उसको बताया कि कुछ उसके ही दरबार में उसके जो सैनिक अधिकारी है, बड़े अधिकारी है, वो अपने अंग्रेजों के प्रति वफादार
नहीं है, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम दिया गया था वो मेहराब खान, जयदयाल और हरदयाल का नाम दिया गया था। अर्थात इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले ये लोग थे, मेहराब, जयदयाल और हरदयाल। जिसमें जो मेहराब था वो उस समय कोटा का रिसालदार था और जयदयाल था वो वहां राज्य का वकील था। इस प्रकार से इन दोनों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और इनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश निकाल दिया जाता है। क्रांतिकारी और कोटा के आमजन गुस्से में आ जाते हैं, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में महल को घेर लेते हैं और महाराज राम सिंह की स्थिति अपने ही महल में कैदी के तुल्य हो जाती है। अंत में इस जो था ये महाराजा राम सिंह की स्थिति है अपने ही महल में कैदी की हो जाती है। इस विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बर्टन आता है, मेजर बर्टन आता है और बर्टन के द्वारा जॉर्ज लॉरेंस मेजर बर्टन के नेतृत्व में एक सेना भेजता है इसको, और रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ही सेना भेजी जाती है। रॉबर्ट्स कब आता है? जब मेजर बर्टन की हत्या कर दी जाती है और मेजर बर्टन के साथ में सैडलर कॉटलम की भी हत्या हो जाती है। मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो इस प्रकार से कोटा का विद्रोह है वो 15 अक्टूबर 1857 को होता है और ये आमजन द्वारा होने वाला विद्रोह होता है। कह सकते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा जो विद्रोह केंद्र था वो कोटा था। यहाँ पर मेजर बर्टन और सैडलर कॉटम दोनों की हत्या कर दी जाती है। क्रांतिकारी मेजर बर्टन का सिर है वो पूरे कोटा शहर में घुमाते हैं। अंत में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो क्रांतिकारियों को दमन के लिए रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजता है जो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए भेजी जाती है। करौली के शासक उस समय मदनपाल होते हैं, वो रॉबर्ट्स की सहायता भी करते हैं और इस प्रकार से कोटा का जो विद्रोह होता है उसका अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया जाता है। इसके पश्चात कुछ और भी राज्य है उनके द्वारा भी विद्रोह किए गए, जिसमें भरतपुर का विद्रोह जो 31 मई 1857 का हुआ। यहाँ पर मेव और गुर्जर जाति थी, उनके द्वारा विद्रोह किया गया। उस समय वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन, वो क्रांतिकारियों के इस विद्रोह से बचने के लिए आगरा भाग जाता है। तो इस प्रकार से ये भरतपुर का विद्रोह था। भरतपुर के बाद धौलपुर का विद्रोह भी होता है। उस समय ये जो विद्रोह होता है वो 27 अक्टूबर 1857 को होता है और धौलपुर के जो शासक थे उस समय वो भगवंत सिंह थे और जो इस नेतृत्व करते हैं हीरालाल और रामचंद्र। यहाँ पे भी क्रांतिकारी है, वो लूटपाट करते हैं और अंग्रेजों को मार देते हैं, यहाँ से खदेड़ देते हैं। इस प्रकार से धौलपुर के अंदर भी विद्रोह होता है। यहाँ पर इंदौर व ग्वालियर के सैनिक भी आते हैं और वो भी क्रांतिकारियों की मदद करते हैं। अंत में एक बटालियन द्वारा अंग्रेजों द्वारा एक बटालियन लाई जाती है और वो बटालियन होती है पंजाब की, जिसे पटियाला बटालियन कहते हैं। उनके द्वारा यह धौलपुर जो विद्रोह होता है उसका भी दमन कर दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सलूम्बर और कोठारिया का भी 1857 की क्रांति के अंतर्गत योगदान था। तो सलूम्बर के उस समय रावत केसरी सिंह थे और जो कोठारिया है उनके जोत सिंह या जोत सिंह के नाम से जानते हैं। इन्होंने किस प्रकार से आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उसको अपने यहाँ शरण दी थी और उनकी रक्षा की थी। तो इस प्रकार से और रावत केसरी सिंह ने भी 1857 की क्रांति के अंदर क्रांतिकारियों को अपने यहाँ पर रखकर उनकी मदद की थी। इस प्रकार से सलूम्बर और कोठारिया जो क्षेत्र है उनका भी 1857 की क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार से इस क्रांति को इतने उग्र होते हुए भी और इतनी प्रभावशाली होते हुए भी क्रांति असफल क्यों हुई, ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्रांति असफल क्यों हुई। तो इसका मुख्य कारण था, क्रांति के असफल होने का जो मुख्य कारण था वो था एक निश्चित नेतृत्व का अभाव था, एक शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव था। क्रांतिकारियों को कोई सही दिशा निर्देश नहीं था, सब इधर से उधर भटक रहे थे। अभी अगले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पिचार्ड। उसने कहा था अगर के क्रांतिकारी है वो नसीराबाद का जो विद्रोह किया था सबसे पहले राजस्थान में, वहां से अगर विद्रोह कर ये दिल्ली की ओर न जाकर अगर अजमेर में जो शस्त्रागार है जिसको मैगजीन फोर्ट कहते हैं
वो लूट लिया होता तो इस क्रांति की दिशा ही कुछ और होती, अर्थात ये क्रांति सफल हो जाती। तो हम जान सकते हैं कि जो सैनिक थे उनको सही दिशा निर्देश नहीं था, इस कारण से ये क्रांति असफल हो गई और अंग्रेजों को इस क्रांति को दबाने में सहायता मिली। दूसरी बात, जो कई सारे राज्य थे जिसमें यहाँ पे करौली के शासक मदन पाल के बारे में बात कर सकते हैं, जयपुर शासक के बारे में बात कर सकते हैं, कोटा शासक के बारे में बात कर सकते हैं, सिरोही शासक के बारे में बात कर सकते हैं। इन शासकों ने अपने जो राजा महाराजा थे इनको साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों का साथ देने के कारण ही 1857 की क्रांति थी वो असफल हुई। केंद्र में भी जो नेतृत्व था, यानी 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर, जो अंतिम कमजोर मुगल शासक था, उसके हाथ में था। इस कारण से भी ये क्रांति असफल हुई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्रांतिकारी वहां पे रहकर सीधे दिल्ली की ओर चले जाते थे और वहां पे कुछ अगर सैनिक रख देते तो भी ये क्रांति सफल हो सकती थी, लेकिन जैसे ही वहां से चले जाते सैनिक, अंग्रेज पुनः वहां जाकर उस स्थान पर अपना कब्जा कर लेते। इस कारण से भी ये क्रांति असफल हुई। इसके बाद में कुछ विश्वासघातकों ने भी विश्वासघात किया, कुछ महत्वपूर्ण खबर थी वो पहुंचाते गए। जैसे हमने तात्या टोपे के बारे में पढ़ा है, किस प्रकार से मान सिंह नरूका है जो उनका मित्र ही होता है, वो विश्वासघात के द्वारा उनको अंग्रेजों को सौंप देता है और उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ विश्वासघातों के कारण भी 1857 की क्रांति है वह असफल होती है। तो इस प्रकार से असफलता के ये कुछ मुख्य कारण थे। अब असफलता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो जब असफल हुई क्रांति तो 1857 के बाद 1858 में आपने जाना होगा कि किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो पूर्णतः समाप्त करके जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, अर्थात अब ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब राजस्थान की जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब दोहरी मार पड़ने लगी, एक तो राजपूत राजाओं का नियंत्रण प्रजा के ऊपर और दूसरा अंग्रेजों के द्वारा विविध प्रकार के टैक्स लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को दोहरी मार पड़ी, गरीबी बढ़ने लगी, भूखमरी बढ़ने लगी, कर का भार था वो बढ़ गया। लेकिन कुछ आधुनिक शिक्षा प्रणाली का भी विकास हुआ, कुछ प्रथाएं थी उनका भी उन्मूलन हुआ। तो इस प्रकार से कुछ मिला जुला प्रभाव है वो जनता पर पड़ा। तो इस प्रकार से 1857 की क्रांति समाप्त होती है। और भारत के संदर्भ में तो बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हमने मुख्य मुख्य बातें जान ली है। तो आपका जो गृह कार्य रहेगा वो रहेगा पहला प्रश्न कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण समझाओ, यानी आपको कारण समझाने हैं। और दूसरा प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान हुए सैनिक विद्रोह का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। कौन सा मूल्यांकन करना है? आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी जो सैनिक विद्रोह हुए वो किस प्रकार से हुए उनका मूल्यांकन करना है। तो इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।